हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy, and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer. The Indian Navy. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबादी स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। जी हां, इस दहशतगर्द और जासूस की मां अमंतिका यादव और उसकी बीवी चेतना यादव कल पाकिस्तान पहुंच रही हैं। वो कल कुलभूषण यादव से मुलाकात करेंगी और कल ही वापस चली जाएंगी। पाकिस्तान ने प्योरली इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर पेशकश की थी कि कुलभूषण यादव की बीवी से मुलाकात करवाई जा सकती है। भारत ने दरख्वास्त की कि कुलभूषण के माँ बाप से भी मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान ने माँ से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त मान ली। फिर भारत ने दरख्वास्त की कि भारतीय हाई कमीशन का एक अफसर भी मुलाकात में मौजूद रहेगा। पाकिस्तान ने वो दरख्वास्त भी मान ली। पाकिस्तान ने ये सब कुछ इसलिए माना कि पाकिस्तान का केस बहुत क्लियर है, पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। कुलभूषण यादव दहशतगर्दी करता रहा, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि ये मुलाकात पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर क्यों करवाई है। क्या इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कुछ गुंजाइश पैदा होगी बेहतरी की, या इस जनूबी एशिया में कुछ अमन को रास्ता मिलेगा। बहुत क्रूशल सवालात हैं, हम इनका जवाब लेंगे। बात करते हैं मेहमानों का। मैं तारफ़ करा देता हूं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर और वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट्स दैट पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड, जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और हमें इंडिया से भी हम बात करेंगे। इंडिया की एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, डेप्टी एडिटर हैं ट्रिब्यून अखबार की और पहले टेलीविज़न में भी काम कर चुकी हैं, स्मिता शर्मा जी। बहुत शुक्रिया स्मिता, आपने भी वक्त दिया। जिलानी साहब, ज़ाहिर है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान में एक कंसर्न है। हमारी हुकूमत, हमारी सरकार, हमारी रियासत जो भी इंसानी हमदर्दी की बात करे, लेकिन कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट था, उसने एतराफ़ किया। उसने बलूचिस्तान और कराची, कोयटा में दहशतगर्दी फंडिंग करने, प्लान करने के एतराफ़ात किए। पाकिस्तान क्यों अब इंसानी हमदर्दी का जेस्चर दे रहा है? पराचा साहब, इसमें तो कोई इस हकीकत से तो किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता कि बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस था। इस बात का एतराफ़ ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल लेवल पे किया गया। आपको याद होगा कि चक हेगल जो कि सेक्रेटरी डिफेंस थे अमेरिका के, उन्होंने भी अपने एक तकरीर में ये कहा कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। इसके अलावा वहाँ पे फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन, एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड मैगज़ीन है, उसके अंदर भी कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल छपा था और उसके अंदर भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा गया था। बदकिस्मती से जो साउथ एशिया के अंदर दहशतगर्दी की बुनियाद, मैं कहूँगा कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो हिंदुस्तान ने रखी। अगर आप तारीख़ में चले जाएं तो चाहे वो श्रीलंका में हो, LTTE का मामला था, नेपाल में जो माओइस्ट थे वो मामला था, या इवन जो ईस्ट पाकिस्तान में जिस किस्म की एक्टिविटी हुई, तो उसके अंदर भी हिंदुस्तान ही एक्टिवली इन्वॉल्व था। बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ढाका के विज़िट के दौरान इस बात का एतराफ़ भी किया। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि पाकिस्तान ने उनकी वालदा को और उनकी जो उनकी ज़ौजा हैं उनको क्यों यहाँ पे आने की इजाज़त दी है, तो मैं समझता हूँ कि एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर था। इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि
कुलभूषण यादव उसने ख़ुद अपना वॉलंटरी तौर पे उसने एतराफ़ भी किया कि वो वहाँ पे दहशतगर्द सरगर्मियों में मसरूफ़ था। तो ये एक जेस्चर था जो कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक है, हमारी इस्लामी रवायात के मुताबिक है, और ये एक नेचुरल सा था, एक फिनोमेना। दो मुल्क हैं और आपस में राइवल्स हैं, हॉस्टिलिटी है, सीज़ फायर की हद तक तो हम बात करते हैं, यानी कि जंग है लेकिन अभी सीज़ फायर हुआ है, इस हद तक हॉस्टिलिटी है। क्या इस जेस्चर से जो इंसानी बुनियादों पे दिया गया है, जैसे आप भी फरमा रहे हैं और हमें भी बार बार यही ऑफिशियली बताया गया है कि प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर पे, तो क्या किसी किस्म का अमन का रास्ता मिल सकता है? अमन, मैं समझता हूँ कि अमन का रास्ता बिल्कुल निकल सकता है। अगर आप मैं तो हिंदुस्तान में मेरी पोस्टिंग भी रही है, मैं 4 साल मैंने हिंदुस्तान में वक्त गुजारा, बड़ा क्रूशल टाइम था, मुझे याद है। मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा टेंस फेज़ था पाकिस्तान हिंदुस्तान का के दरमियान रिश्तों का, वो 1999 से लेके 2003 का था, जब स्टैंड ऑफ था, 1 मिलियन फौजें आमने सामने, मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी था, उसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन उसके बावजूद एक रियलाइजेशन है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी कि एक जंग वो किसी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो उस वक्त जो 1 मिलियन मोबिलाइजेशन की आपने बात की, जो ट्रुप्स की पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर, तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल पद्मनाभन, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक डिसाइसिव वॉर इम्पोज नहीं कर सकता। डिसाइसिव वॉर इसलिए इम्पोज नहीं कर सकता कि दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स हैं, और अगर आप न्यूक्लियर फैक्टर को वैसे एक साइड पे भी रखते हैं तो जो कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी दोनों ममालिक ने एक्वायर की है ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, वो भी इतनी ज़्यादा है कि वो एक डेवस्टेटिंग होगी दोनों ममालिक की। So war is not an option. War is certainly not an option. दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी के ऊपर भी जो है बहुत ही उसका बुरे असरात होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक दोनों ममालिक के एटलीस्ट लोगों के पब्लिक के लेवल के ऊपर रियलाइजेशन है कि एक अमन होना चाहिए। और अगर आपको याद होगा कि इसी रियलाइजेशन के तौर पे जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर 2003 में ऑफ़र किया तो हिंदुस्तान ने भी उसको एक्सेप्ट किया, और वो सीज़ फायर 2003 में जो अनाउंस किया गया था वो काफ़ी अरसे तक 2013 तक तकरीबन चलता रहा। जी, इसी नुक्ते पे रहिएगा। सुमिता जी, इसी कुलभूषण यादव की वालिदा यानी उनकी मदर और उनकी वाइफ के हवाले से ही मेरा आपसे सवाल है, भारत में इसको क्या समझा जा रहा है, इस जेस्चर को? वाकई इसको एज अ ह्यूमैनिटेरियन गुडविल जेस्चर समझा जा रहा है या कोई और किसी मजबूरी की कोई परसेप्शन है वहां पर? शौकत, इसके पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, पहले तो बता दूं कि जिलानी साहब के साथ जो बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं हमारे, काफी समय से जब हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों को कवर करते रहे हैं, वो काफी जिम्मेदारी संभाले हुए थे, और ये शो के शुरुआत में ही उन्होंने काफी सारे ऐसे मुद्दे उछाल दिए खास करके इतिहास को लेकर, जो मुझे लगता है इन्हें अगर पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर करना हो तो आपके शो का वक्त तो कम पड़ जाएगा। वो भले ही बांग्लादेश का सवाल खड़ा किया हो उन्होंने या नेपाल का। और मैं ये डिस्क्लेमर यहाँ भी दे दूं कि जिलानी साहब तो खैर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, मेरी ऐसी कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक आजाद पत्रकार हूँ, यहाँ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा काम किया है, इसलिए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन के तौर पर मैं आपके शो में नहीं हूँ। दूसरी बात देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा ही इतने उसमें संजीदगियां रही हैं, इतनी बारीकियां और इतनी पेचीदगियां रही है कि अगर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो नजरिए का मुद्दा है, जो चीजें पाकिस्तान कहता है वो भारत उसे रद्द कर देता है। भारत की जो बातें हैं, आपने कहा कि कुलभूषण जाधव, इसमें कोई शक ही नहीं है टेररिस्ट है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत ये मान ही नहीं रहा है कि कुलभूषण जाधव पहला तो टेररिस्ट है या फिर उसे बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया है। अगर आप मई में भारत ने जो दाखिला दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में, उस मेमोरेंडम को देखें तो उसमें भारत का सबसे बड़ा जो दावा है कि वो सर्विंग ऑफिसर नहीं है नेवी का, वो नेवी में पहले था लेकिन 2000 गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के आपके जो एजेंसियां हैं उन्होंने वहां से
किसी तरीके से अबडक्ट किया है और उसे दबाव के तहत जो है ये एक कन्फेशन जिसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कबूल लिया अपने जुर्म को, भारत इसे मानता नहीं है। और इसी वजह से जो है लगातार हम देख रहे हैं कि हेग कोर्ट में अभी 13 दिसंबर को भी पाकिस्तान ने जो अपनी सबमिशन की है उसमें भारत के कॉन्सुलर एक्सेस के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कल जो ये मुलाकात होने वाली है इसे कॉन्सुलर एक्सेस के तौर पर देखा नहीं जा रहा है। या आपने जैसे कहा कि इंसानी मदद के तौर पर पाकिस्तान ने इसकी पेशकश की है, तो इसीलिए पत्नी और जो मां है वो मुलाकात करेंगी। भारत के जो डिप्टी हाई कमिश्नर है जेपी सिंह वो उस मुलाकात में मौजूद होंगे, लेकिन ये कॉन्सुलर एक्सेस नहीं होगा क्योंकि एज ऑफ नाउ जो लग रहा है कि शायद वो सवाल खड़े नहीं करेंगे या उनको इंटरवेंशन की शायद यानी भारत में भी इसको गुडविल जेस्चर के तौर पे देखा जा रहा है। इसी नुक्ते पे रहिए। कमरुद्दमान कायरा साहब ने बेलाखिर हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। कुलभूषण यादव की मदर इवांका यादव और उनकी बीवी चेतना यादव की कल पाकिस्तान मुलाकात करवा रहा है यहाँ पर। एज अ पॉलिटिकल लीडर आप 5 साल रहे गवर्नमेंट में भी, आप किस नज़र से देखते हैं पाकिस्तान के इस जेस्चर को? देखिए, गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि उनके पेरेंट्स को एक मुलाकात कराई जाए। उनको पाकिस्तान की अदालत सजाए मौत दे चुकी है। आलमी अदालत में इंटरवेंशन की वजह से वो सजा पे अमल दरामद रुका है। पाकिस्तान के कानून के तहत भी वरसा से आखिरी मुलाकात कराई जा सकती है और कराई जानी चाहिए। एक किस जेस्चर के तौर पर तो अपनी बात है, लेकिन अदरवाइज जो कुलभूषण पे इल्जामात हैं और जिन इल्जामात की बुनियाद पे उसको सजा दी गई है वो बहुत खौफनाक और बहुत हीनियस है कि उसने पाकिस्तान के अंदर चंद एक लोगों का कत्ल नहीं किया, एक ऐसा नेटवर्क चलाया जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियाद को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बड़े बड़े इंसिडेंट्स कराए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बात की। रही बात कि जी कुलभूषण यादव को हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो मानती है कि नहीं, क्या दुनिया में किसी मुल्क ने कभी अपने जासूस माने हैं? कि आज हिंदुस्तान की हुकूमत मानेगी या हमें हिंदुस्तान से सर्टिफिकेशन की जरूरत है कि वो मानते हैं कि नहीं? क्या इससे पहले कभी हुआ? क्या अमेरिका रूस ने कभी एक दूसरे के अंदर इंटरवेंशन को माना कि हमारे जासूस वहां काम करते रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये बात कि कुलभूषण यादव को ईरान से पकड़ा गया तो फिर ईरान के अंदर से अगर जाके हमारी एजेंसियों ने कोई एक्टिविटी की है तो ईरान की हुकूमत को भी चाहिए था कि पाकिस्तान के ऊपर प्रोटेस्ट करते कि भाई आपकी एजेंसियां, आपके लोग हमारे टेरिटरी के अंदर आके कुछ लोगों को पकड़ के या किसी बंदे को पकड़ के ले गए। कुलभूषण यादव अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था या है, वो अपनी जगह, लेकिन अगर वो लॉफुल बिजनेस कर रहा था ईरान के अंदर तो वहां से एक ईरानी को उठाया जाए या किसी गैर मुल्की को उठाया जाए तो वो सेम पोजीशन बनती है। ईरान ने तो ईरान के लिए कंसर्न होना चाहिए। दूसरी बात राजा साहब, एक मिनट रुकिए। जी जी, यहाँ तक ताल्लुक यह है कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हथियार है, एंटी हथियार है, कन्वेंशनल वार नहीं होगी, मैं नहीं बाय करता ये बातें, क्योंकि हम सियाचिन पे एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो सर्वाइवल की जंग है। दोनों मुल्क ये जानते हैं कि इस जंग में किसी की फतह नहीं हो सकती, लेकिन दोनों मुल्क जंग लड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान इसलिए लड़ रहा है कि हिंदुस्तान का खर्च भी ज्यादा है, बट पाकिस्तान के ऊपर उसका बर्डन बहुत बड़ा है। तो बात चीजें आप उस हवाले से लड़ रहे होते हैं या उस हवाले से काम कर रहे होते हैं, फिर आप प्रॉक्सी वार भी लड़ते हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान प्रॉक्सी का, नफरत का एक माहौल मौजूद है। जो इश्यूज मौजूद है उनको माना गया। अब ये हो कि हिंदुस्तान मान ले या पाकिस्तान मान ले कि हमसे गलती हुई है या ये कैसे माना जाएगा? चर साहब इसी नुक्ते पर रहिए, मुझे नाजरीन ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे डिफरेंट डायमेंशन के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और हम बात कर रहे हैं कुलभूषण यादव की मुलाकात जो कि कल उनकी वालिदा अवंतिका और उसकी बीवी चेतना यादव से होने वाली है। पाकिस्तान इंडिया का सब्जेक्ट इतना वसी है कि आप पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कुलभूषण का मामला है, कुलभूषण इज़ अ कंडेम्ड प्रिजनर। यहाँ पर उसको पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के मुताबिक सज़ा हुई है।
मैं सिर्फ पाकिस्तान के जेस्चर्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ लिटिल मोर। अटक खुर्द में किले में उनकी मुलाकात करवाई जा सकती थी, अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जा सकती थी, स्पेशली फॉरेन ऑफिस में क्यों मुलाकात करवाई जा रही है? फॉरेन ऑफिस पे उसकी वजह ये है कि एक तो नंबर 1 एक से न्यूट्रल जगह, एक दूसरा एक डिप्लोमेटिक एक है अपना हमारा एक अदारा है जहाँ पे मकसद ये था कि किसी को कोई इसमें कोई अभाम ना हो, किसी को कोई इसके ऊपर शक व शुबा ना हो, और उनकी जो अपना बाज़ का सवाल उठते हैं कि उनकी क्या कंडीशन क्या होगी, तो वो सारी दुनिया वो देख सकेगी कि वो अपना ही वाज ट्रीटेड लाइक। ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर सारी दुनिया देखती है कि कुलभूषण ठीक है, उसकी मदर मिल रही है, ज़ाहिर है पिक्चर तो आएंगी सामने। और वहाँ पे अगर मीडिया की एक्सेस होगी तो मीडिया को वो बताएंगे, मेरा ख्याल में वो ज़रूर बताएंगे कि जो उन्होंने बयान स्टेटमेंट दी थी वो अंडर क्वेश्चन नहीं दी थी उन्होंने। समिता, ये मीडिया वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिलानी साहब ने कर दी। पाकिस्तान ने तो ये ऑफर भी की थी कि जब उनकी मदर और उनकी बीवी मिलें तो फिर आके वो मीडिया से बात कर लें। मुझे 2 एस्पेक्ट आपसे पूछने हैं। एक तो भारत ने कंफर्मेशन करने में बहुत देर लगाई, कल रात तक हम इधर सोच रहे थे पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते, बहरहाल कंफर्मेशन आ गई, क्यों देर लगाई? और दूसरा, सुना है कि उनकी मदर और वाइफ को मीडिया से बात करने की इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, ये क्यों कर हुआ? देखिए, जहां तक भारतीय हुक्मरान क्या कुछ सोच रहे हैं उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूं। आपका असेसमेंट चाहिए, ज़ाहिर है आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपकी असेसमेंट की बात कर रही हूं। मैं कह रही हूं कि वो उनकी टिप्पणी मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन असेसमेंट देखिए, ये मामला संजीदा जरूर है। और सबसे बड़ी बात है कि आज कम से कम जब ये मामला सामने आया पिछले साल मार्च में, तब से लेकर अब तक कम से कम 25 से 30 दफा भारत ने कॉन्सुलर एक्सेस की जो है अर्जियां लगाई, जिनको पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। एज अ जर्नलिस्ट मैं इस बात से खुश हूं कि कम से कम भले ही देर से हो, एक मुलाकात तो की जा रही है परिवार वालों के साथ, क्योंकि ऐसे कई मामले हुए हैं दोनों देशों के बीच में, दोनों जेलों में बंद कैदियों के साथ, जहां परिवार वाले दर दर की ठोकर खाती रह गए, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। सरबजीत का मामला भी याद आता है लोगों को, उनकी बहन परवेज मुशर्रफ से लेकर आसिफ अली जरदारी से लेकर पता नहीं किन किन से गुहार लगाती रही मुलाकात के लिए। तो ये एक अच्छी बात तो जरूर है, लेकिन भारतीय सरकार का जो कहना है, जो सूत्र हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ ये जो टाइमिंग है कि अचानक से नवंबर में पाकिस्तान ने जिस तरीके से ऑफर किया इस मुलाकात का, ये इसलिए नहीं है कि कोई अचानक से उनको अमन की इस वक्त जो है ख्वाहिश जाग उठी है भारत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी इस वक्त जो है राजनीतिक रूप से देखें तो काफी टर्मोइल हो रखा है। भारत में भी आप जब तक 2018 में आपके इलेक्शंस खत्म होंगे, भारत में इलेक्शन के लिए जो है वो कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसा बहुत बड़ा इस वक्त कोई फ्रेंडशिप के आधार पर जो है कोई एक डेवलपमेंट हो जाएगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं लगता है दोनों ही और किसी भी सरकार को है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की खास करके आईसीजे में चूंकि ये मामला गया, 13 दिसंबर को आप लोगों का सबमिशन होना था, उसके बदौलत जो है पाकिस्तान पर एक दबाव जरूर बना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप क्या कुछ जवाब देते हैं, इसलिए एक ये ऑफर दिया गया कि भाई हम मुलाकात करवा देते हैं पत्नी के साथ में। और भारत को लग रहा था कि जो उनकी सिक्योरिटी इश्यूज है, जैसे यहाँ की सरकार को हमने सवाल पूछे थे कि पत्नी किन फ्लाइट से जा रही है, कमर्शियल फ्लाइट, क्या रूट्स वगैरह हैं, ये अभी कोई डाइवर्ज करने की को मंजूरी नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि इसमें उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो स्केप्टिक्स हैं सरकार के अंदर में, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इसे हाईली कोरियोग्राफ करेंगे और कुछ स्पिन डॉक्टरिंग भी हो सकती है इस मुलाकात के बाद में। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इसे पूरी तरीके से पहले ऑब्जर्व किया जाए कि कल की मुलाकात में क्या कुछ इजाजत दी जाती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का खेल हमने देखा है। इसी नुक्ते पे रहिए कि अभी तो सरकार खुद असेसमेंट कर रही है। कायरा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। क्या दोनों तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी बन रही है उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए ग्रैब किया जाए? राजा साहब, गुजारिश ये है कि ये जो बात क्या कही जाती है ना जी, कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट समझती है कि पाकिस्तान को स्पिन इश्यूज का ना दे ले, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान के रवैये से वाज़ेह होता है ना कि वो जब कुलभूषण के पेरेंट्स, उसकी पत्नी और उनके वालिदा जो हैं, कल उनको जब मिल के वापस जाएंगी तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनका रिस्पॉन्स नहीं आने देगी, बल्कि उनको अपने साथ बिठा के बातचीत करके फिर अपना नुक्ता नजर देगी, फैमिली का नहीं, उनका इंडिपेंडेंट नहीं।
तो वो अपने तौर पर उसको खेलना चाहेंगे जिस तरह अभी तक वो इस इशू पे खेल रहे हैं। कोई दूसरी इस पे सोच नहीं होगी, बड़ी सिंपल है। रही बात कि जी इस इशू को बड़ा किसी बड़ी पेशरफ की तरफ ले जाया जाए, ऐसा अभी नहीं है। ऐसा फौरी तौर पर मुमकिन नजर इसलिए नहीं आता। हिंदुस्तान जो एक इकोनॉमिक पावर और एक मिलिट्री पावर, एक सुपर पावर की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के रवैये में तलखी बहुत वाजे और एक घुमंड का जो रवैया है, ताकत का जो रवैया है कि हम ताकत से मना लेंगे, ये एक रवैया उनका रहा। ताकत के साथ उनके कनेक्शंस हैं, फिर आलमी एक दबाव बन रहा है, उनको दुनिया की बड़ी ताकतों की सपोर्ट भी मिल रही है इस वक्त, उसकी अपनी रीजनिंग है। लेकिन ये चीजें हिंदुस्तान के माजी को सामने रखें और हिंदुस्तान के डिसीजन मेकर्स को, यानी हिंदुस्तान के वजीर आजम को फैसला करना है, उनके साइकी को सामने रखें। तो एक ऐसी शख्सियत इस वक्त वजीर आजम है जो खुद इस तरह के कामों में, इस तरह के नेटवर्क को खुद सपोर्ट करती रही है। आज वो इस हेल्म ऑफ अफेयर्स के टॉप पे बैठे हैं, लिहाजा उनसे किस तरह की तवक्को रखी जाए, किस तरह की तवक्को नहीं रख सकता पाकिस्तान अभी। चौर साहब मुझे बिल्कुल शार्प ब्रेक लेना है, नादरीन शार्प ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने जो बात उठाई है कि मेजर पावर्स अब हिंदुस्तान का आर्ग्यूमेंट बाय कर रहे हैं, ज़रा कुलभूषण यादव के कॉन्टेक्स्ट में जिलानी साहब के सामने मैं ये क्वेश्चन रखूंगा ब्रेक के बाद। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कल यानी टुमारो पीर के रोज़ कुलभूषण यादव की मां अवंतिका यादव और उसकी बीवी चेतना यादव पाकिस्तान आ रहे हैं। हम उस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहे हैं। जिलानी साहब, अभी आपने कायरा साहब की बात सुनी, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उन्होंने रेज़ किया, और अगर मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट भी उसमें कर दूं कि हाफिज सईद की बात हुई तो अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिल्ली आई और उन्होंने वहाँ खड़े होकर हेड मनी अनाउंस की। हमने ये प्रूफ दिखाए, हमने ये एतराफ़ी बयान सुनाया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ी ताकतों का वो रद्द अमल नहीं आया जिस तरह का वो दिल्ली में खड़े होकर ऐलान कर रहे थे। जहाँ तक तो प्राचा साहब आपने बड़ी ताकतों की बात की है, आप बेसिकली आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, उसमें ये है कि मिड 90s के बाद जो एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस डेवलप हुई हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, उसमें कन्वर्जेंसेस की वजह से अमेरिका किसी भी बात पे वो एतराज़ नहीं करता, वो या उसके ऊपर वो पॉइंट नहीं रेज़ करता। कुलभूषण यादव की आपने बात की, तो जब कुलभूषण यादव का वाक़या हुआ तो तमाम का तमाम एविडेंस, जिन लोगों के साथ उसके राब्ते थे, जिस किस्म की सरगर्मियों में वो मुलव्वस था, जो अपना सारी उसने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, वो हमने अमरीकी हुकाम के साथ भी शेयर की, या अमरीकी हुकाम के साथ भी शेयर की, यूरोपियन यूनियन में जितने भी हमारे ममालिक हैं तो वहाँ भी शेयर की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चूँकि एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर एक जिस किस्म के वो माहौल बना हुआ है, उसमें वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे कि हिंदुस्तान नाराज़ हो। यानी इंटरेस्ट बेस्ड, वो एक इंटरेस्ट बेस्ड जो एक पॉलिटिक्स, जो एक पॉलिसी चल रही है। अब आप देखें कि वहाँ पर जो अमेरिका के अंदर जिस किस्म की लॉबीज़ काम कर रही हैं, वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक प्रो इंडिया लॉबी है वहाँ पर। वो किसी भी सूरत पे ये इस चीज़ को गवारा नहीं करेंगी कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के ऊपर कोई एतराज़ करे दहशतगर्दी से मुतालिक, या अपना वहाँ पर जो एक एंटी चाइना लॉबी है, वहाँ पर एक नॉन प्रोलिफरेशन लॉबी है। ये सारी लॉबीज़ इकट्ठी होकर पाकिस्तान को एक नज़र से देखती हैं और हिंदुस्तान को एक दूसरी नज़र से देखती हैं। तो इन तमाम लॉबीज़ के होते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस वहाँ पर प्राइवेटली वो ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं। मैंने जिस तरह बताया कि कुछ लोग वहाँ पर हैं जो वहाँ की कांग्रेस के अंदर भी जो पॉइंट आउट करते हैं। आप तो खुद अभी एम्बेसडर रिटायर होकर वापस रिटायर होके आया हूँ, आपका इंटरेक्शन इसी ज़माने में होता रहा। मैंने आपको चक हेगल की मिसाल दी, आपको काफ़ी और लोगों की मिसाल दी जिन्होंने बड़े वाज़े तरीके पे सेक्रेटरी डिफेंस ने, फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा था कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है, लेकिन अपनी जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस की वजह से उसको ऑफिशियल लेवल के ऊपर वो पब्लिकली उसकी बात नहीं करेंगे। स्मिता, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
शौकत, देखिए मैं जिलानी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज अफसोस इत्तेफाक नहीं रख पा रही हूँ उनकी बातों से। काफी सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। अब जिस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं भाई, उसके पहले आप ये याद रख लेना कि अफगानिस्तान के मसले पर तो आपका कन्वर्जेंस इतना पुराना रहा है, और आप अमेरिका कैसे यकीन कर ले जब उसामा बिन लादेन इस्लामाबाद के नजदीक एबटाबाद से मिलता है, तो कैसे पाकिस्तान पर यकीन कर ले अमेरिका तमाम आतंक से जुड़े मुद्दों पर? समिता, आप कह रहे हैं कि भाई आप नहीं शौकत, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। शौकत, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाह रही थी इसमें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है कुलभूषण जाधव के कन्फेशन को मान नहीं रहा है, पाकिस्तान ने आज तक अजमल कसाब के कन्फेशन को नहीं माना। अजमल कसाब तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में डेविड कोलमन हेडली जहां बैठा हुआ है, वो हेडली हाफिज सईद के खिलाफ बयान देता है, उसको भी आप कहते हैं कि भाई हमारे कोर्ट्स में तो ये लीगली एडमिसिबल ही नहीं है। मुंबई हमलों में 6 अमेरिकियों की भी जान गई थी। तो ये देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहेंगे। जो मुझे लगता है बड़ा मसला यहाँ पर जिससे हम भटक रहे हैं कि दोनों ही मुल्कों की जो दिक्कत है कि यहाँ कैदियों की लीगल प्रोसेस को आप पूरा नहीं करते हैं। मैंने कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री में काम किया था जिसका नाम दिया था मैंने सरहद के कैदी, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का नाम जरूर देते हैं, लेकिन कैदियों को यूज करते हैं पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के तहत। वैसे बड़ा अच्छा आपने समिता बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कैदियों वाला। अभी मेरी बात भी सुन लें। मैं भी आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाह रहा हूं समिता। बहुत अच्छा किया आपने कैदियों की बात की। जलील अब्बास जिलानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मालूम है कैदियों के हवाले से रिटायर्ड जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स की एक कमेटी बनी थी दोनों मुल्कों के दरमियान। मुझे कहने दीजिए ये जलील अब्बास जिलानी साहब ने बनाई थी। मैं अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें मैं बिल्कुल नहीं बयान करना। उसकी वजह भी यही है। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में जो कैदियों को अगर आप देखें, आपने एक प्रोग्राम किया था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, आपने एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपको मेरे ख्याल में अगर आप आई विश के आप उसका क्लिप शो करते कि हिंदुस्तान से जितने भी कैदी हैं और वो बगैर किसी से वो अपना जुर्म के जो जेल में दाखिल हो जाते थे, वो जब वापस आते तो पागल होके आते थे। इसी वजह से मैं उसकी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर मैं जब डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया आपने खुद बनवाई थी ये कमेटी। बिल्कुल मैंने कहा था कि जजेस, और मुझे याद है कंवर नटवर सिंह जी आए थे यहाँ पर कसूरी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो जनवरी यही सर्दियों के दिन थे। ये तो इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। बट बैक टू कुलभूषण शौकत, मैंने उस प्रोग्राम में बकायदा इसी पॉइंट को हाईलाइट किया था और उसमें मैंने दोनों ओर के कैदियों का जिक्र किया था। जी दुरुस्त है। भारतीय कैदी जो पाकिस्तान में उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तानी कैदी भी भारत में हैं, सजा पूरी हो जाते हैं, आप उनको छोड़ते नहीं हैं। आप कहते हैं कि नहीं भाई 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा तो हम कुछ मछुआरों को जो है हम चेस बोर्ड के पॉन्स की तरह छोड़ देंगे, हम एक ह्यूमैनिटेरियन फेस देने के लिए छोड़ देंगे। क्यों भाई, आप लीगल प्रोसेस पूरी कीजिए ना। रातों रात अगर मिलिट्री ट्रायल कुलभूषण जाधव का हो रहा है, आज 1.5 साल से ज्यादा का वक्त क्यों लग गया, उसे काउंसलर एक्सेस अभी तक नहीं दिया गया है। ये तो बेसिक प्रोसेसेस है जो पूरी करने की जरूरत है। ये दोनों मुल्कों की दिक्कत है। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान को दोष नहीं दे रही हूं। टिट फॉर टैट की ये पॉलिसी जब तक चलती रहेगी, हम यूं ही इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे स्टूडियोज। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, आपने अपनी बात कर ली। मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूं, आप इंडियन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन करण थापर ने सवालात कुछ रखे हैं आपकी अपनी सरकार के सामने। मसलन उसका क्वेश्चन नंबर 1 था कि ये कुलभूषण यादव है या हुसैन मुबारक पटेल है। फिर उसने ये सवाल रखा कि एक शख्स के पास इंडियन गवर्नमेंट के 2 पासपोर्ट्स कैसे हैं। फिर उसने एक तीसरा सवाल रखा था, उसने कहा था कि मुंबई के फ्लैट में जहां उनकी ये वालिदा रहती हैं उसको रेंट कौन पे कर रहा था। क्वेश्चन तो फिर आपके यहां भी उठ रहे हैं जो मैं यहां पर उठा रहा हूं क्वेश्चन। तो वो तो दिखाता भी है ना कि भाई प्रेस दोनों और ऐसे सेक्शंस हैं जो वाइब्रेंट हैं, ऐसे सेक्शंस भी हैं तो दोनों और पगलाए हुए हैं जो सर्कस में तब्दील किए हुए हैं रिश्तों को। करण थापर एक बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनकी सवालों को हम लोगों ने भी काफी बार खड़े किया है कि भाई इनकी फैमिली कौन है, भारत सरकार को किस आधार पर लग रहा है। क्योंकि यहाँ सवाल ये भी खड़े हुए थे शौकत, मैं आपको बता दूं कि जिस तेजी के साथ भारत ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये इंडियन नागरिक ही हैं और ये रिटायर्ड नेवी पर्सनल है, हमने कहा था कि ये भाई आप बिना काउंसलर एक्सेस लिए ही अगर आपने ये मान लिया कि ये इंडियन नेशनल है तो फिर तो पाकिस्तान उसे और डिले भी कर सकता है। आपने किस आधार
आधार पर आपको पता चल गया कि कुलभूषण जाधव बिल्कुल जो है इतनी तुरंत उसकी क्रेडेंशियल्स आपको मालूम हो गई? ये सवाल खड़े हुए थे, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि दोनों मुल्कों में देखे शौकत, आप और हम जब ये स्टोरीज कवर करते हैं, जब किसी की माँ किसी की बहन आकर हम लोग से कहती है कि प्लीज हमारी गुहार पहुंचा दो हाई कमीशन तक, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग अफेक्टेड जरूर होते हैं। तो जो कानूनी प्रोसेसेस हैं, मुझे लगता है उनको तवज्जो दिए जाने की बहुत जरूरत है। बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया, बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया स्मिता, इसी नुक्ते पे रहिए, बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। कायरा साहब, मैं सर आता हूं आपके पास। कायरा साहब, आपके पास आऊंगा। कुलभूषण यादव कोयटा में दहशतगर्दी प्लान करता रहा, फंडिंग करता रहा, हजारा टाउन में लोग मरते रहे और उस वक्त की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, असलम रईसानी साहब चले गए, एहतजाज हुआ था। कुलभूषण यादव कराची में फंडिंग करता रहा, प्लान करता रहा, दहशतगर्दी होती रही। उस वक्त की पीपल्स पार्टी, ANP, MKM की कोalition गवर्नमेंट के बारे में ये इल्जामात लगते रहे कि आपस में ये लड़ते हैं और फिर कोई अस्करी विंग्स की बात भी हुई। अब कुलभूषण यादव एस्टेब्लिश हो गया कि उसने क्वेटा में फंडिंग की, उसने क्वेटा में दहशतगर्दी की। कुलभूषण यादव एस्टेब्लिश हो गया, कराची में फंडिंग की, कराची में दहशतगर्दी की। पॉलिटिक्स ने भी तो सफर किया है हमारे मुल्क में। कायरा साहब हमारे साथ लाइन पे नहीं है शायद, या मेरी आवाज नहीं सुन रहे, राब्ता मुनक़ता हो गया है जी। साहब, मैं इस बात से कता नज़र कि वो मेरा पॉइंट ये है कि कुलभूषण यादव ने जितनी भी अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, उसके बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने भी तो वो अपना एक्शन लिया, और उसके बाद जिन लोगों को अरेस्ट किया उन लोगों ने भी अपना इन्वॉल्वमेंट बताई कि हमें किस तरीके से डायरेक्शन मिलती थी, किस तरीके से हमें पैसे फंडिंग की जाती थी। और जिस तरीके से कायरा साहब ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर वो उसको ईरान से अबडक्ट करके लेके आते तो ईरानियन गवर्नमेंट की, आप वहाँ से किसी भी आदमी को, ना ईरानियन को अबडक्ट कर सकते हैं, ना ही किसी फॉरेनर्स को, तो वो उठाते हैं। अगर वो उठाते, ईरान ने हमारे साथ कभी भी उस बात पे प्रोटेस्ट नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात में तो कोई किसी को शक व शुबा होना नहीं चाहिए कि कुलभूषण यादव जो है, ही वॉज ए क्रिमिनल, ही वॉज इन्वॉल्व इन ये जो अपना जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से चलता रहा है। मैं आपको अभी चंद बरस पहले की बात है कि इनके रॉ के स्टेशन चीफ थे इस्लामाबाद में, उनको चक्री से पकड़ा गया था। चक्री से इसलिए पकड़ा गया था कि रेड हेडेड वो अपना पकड़े गए थे। एक जो BLA और BRA के जो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसको पैसे देते हुए और उसको सारी इंस्ट्रक्शन देते हुए। अब वो वाला सारा चीज़, वो हमारे पास वीडियो, मैंने अपने आंखों से वो देखा है, उसका सारा का सारा एविडेंस। तो इसमें तो कोई शक व शुबा वाली बात ही नहीं है कि कुलभूषण यादव भी अपना इन्वॉल्व है और हिंदुस्तान काफ़ी अरसे से। कायरा साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि कुलभूषण यादव कोयटा में दहशतगर्दी करता रहा, असलम रईसानी साहब की गवर्नमेंट चली गई, उनको रिजाइन करना पड़ा, फिर कराची में दहशतगर्दी होती रही और MKM, ANP और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट के बारे में कहा गया कि इनके अस्करी विंग्स हैं, ये आपस में लड़ते हैं, रोजाना दर्जनों अफराद वहां पर मारे जाते थे। हमारी सियासत ने भी तो इससे असर लिया, हमारी सियासत मुतासर हुई इस दहशतगर्दी से। राजा साहब, सियासत तो नेचुरली मुल्क के अंदर जो भी हालात हों, अच्छे हों बुरे हों, अगर हालात वर्स्ट होते हैं तो गवर्नमेंटों पे दबाव आता है, हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट उससे बेनिफिट लेती हैं। और अगर मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, टेररिज्म